नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ 15 प्रश्न हमने कल सॉल्व कर लिए थे कल वाले वीडियो में, और 15 प्रश्न और आज वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो इनका विभिन्न माध्यमों से हम चर्चा के माध्यमों से इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो कृपया अच्छे से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। मनोवैज्ञानिक विकास में निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है? देखिए, बचपन में कौन सा चरण नहीं होता है? तो देखिए, यहाँ पर स्वायत्तता बनाम शर्म दिया है, विश्वास बनाम अविश्वास दिया है, अंतरंगता बनाम अलगाव दिया है, और एक दिया है पहल बनाम अपराध बोध। तो ये चीज़ें आप देखकर आपको किसी व्यक्ति का सिद्धांत याद आ रहा है? तो जी दोस्तों, ये जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है? ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये जो अवस्थाएं हैं, स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, अंतरंगता बनाम अलगाव, पहल बनाम अपराध बोध, तो ये जो अवस्थाएं हैं ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत आती है। जो सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत दिया गया है एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, एरिक्सन का पूरा नाम है एरिक एरिक्सन। तो इनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत में ये सभी अवस्थाएं जो है आती है। तो इनकी अवस्थाएं हम पहले पढ़ लेते हैं। हालांकि पहले के वीडियो में मैंने डिस्कशन कर रखे हैं, इनके बारे में अच्छे से समझा रखा है, परंतु इनकी अवस्थाएं हम फिर से पढ़ते हैं। तो आज देखिएगा, पहली जो एरिक एरिक्सन है, इनके बारे में, इनकी किताब के बारे में जान लेते हैं। इनकी कौन सी किताब है? तो इनकी एरिक एरिक्सन की है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो 1963 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1963 में इनकी कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1963 में। और इनके सिद्धांत का नाम क्या है? तो एरिक एरिक्सन के सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये नव फ्रायडवादी भी कहे जाते हैं, क्योंकि फ्रायड के शिष्यों में से एक हैं ये। तो नव फ्रायडवादी कहे जाते हैं। कौन कौन? तो कार्ल यूंग, एडलर और एरिक एरिक्सन। तो ये नव फ्रायडवाद के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने मनोसामाजिक विकास बताया। देखिए, जो फ्रायड थे, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया और उन्होंने काम की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना था। परंतु जो नव फ्रायडवादी हुए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत जो हुए एरिक एरिक्सन, इन्होंने बताया है कि बच्चे के विकास में जो है वो समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन्होंने अपने पूरी जो सिद्धांत है उसको 8 अवस्थाओं में बांटा है। पूरा जीवन की अवधि को जो है इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है। तो आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहली जो अवस्था बताई इन्होंने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में, जो 1963 में प्रकाशन में आई थी, इन्होंने बताया कि विश्वास बनाम अविश्वास। जब जन्म होता है बच्चे का और वह 1.5 वर्ष तक का होता है, तब उसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है? विश्वास बनाम अविश्वास। बनाम मतलब उसके वर्सेस में। ठीक है, तो विश्वास होता है बच्चे में, जब अपने माता पिता या फिर कोई देखकर उसे हंसता है तो उसमें विश्वास पैदा होता है, या फिर किसी अजनबी को देखता है वो, तो उसमें अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये कहलाता है उसकी विश्वास बनाम अविश्वास की भावना। तो साथियों, इस अवस्था की आयु क्या है? तो अगर हम देखें तो ये अवस्था जो रहती है ये 0 से 18 माह मान सकते हैं हम, और 18 माह नहीं माने तो 1.5 वर्ष तक मान सकते हैं। तो जन्म होता है जब से 1.5 वर्ष तक कौन सी अवस्था रहती है? तो विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी होती है अवस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी है इसकी? तो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है, जो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक, क्योंकि पहली अवस्था हमने पढ़ी विश्वास बनाम अविश्वास, तो वो होती है 0 से 1.5 वर्ष तक। और दूसरी अवस्था जो होती है वो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक का जो बालक होता है वो क्या करता है? स्वतंत्र होता है। मतलब वो चलने फिरने लग जाता है, तो अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि चीज़ें पे निर्भर नहीं रहना चाहता वो दूसरों के ऊपर। तो वो स्वतंत्रता का अनुभव करता है, और उसे ये काम करने में हम टोकते हैं तो वो लज्जाशीलता का भी अनुभव करता है। तो इस प्रकार से जो है दूसरी अवस्था कौन सी हो गई? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक। तो ये दूसरी अवस्था हो गई उनकी। पहली अवस्था हमने पढ़ी विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी अवस्था हमने पढ़ी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ठीक है, तो इसकी इस अवस्था की जो एज है वो है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक का जो बालक होगा वो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था के अंतर्गत आता है। जो तीसरी अवस्था बताई है किसने? तो एरिक एरिक्सन ने। तो तीसरी अवस्था बताई है इन्होंने कि पहल बनाम दोषित।
ठीक है, वो अपनी ओर से पहल करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये अवस्था जो होती है ये 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। कब से कब तक साथियों? तो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? पहल बनाम दोषित, या फिर दोषित को हम कह सकते हैं गिल्टी। ठीक है, तो वो गिल्ट का अनुभव भी करने लग जाता है। तो पहल बनाम दोषित 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इसमें जो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ये इस अवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो नए नए खोज की प्रेरणा देता है उसके बाल्यावस्था, और वो पहल करने लग जाता है किसी भी चीज़ के लिए। तो 3 से 5 वर्ष का बालक क्या करता है? पहल करता है। और अगर हम उसकी आलोचना करते हैं, दंड देते हैं, तो उसमें दोषिता या फिर गिल्ट की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये अवस्था हो गई पहल बनाम दोषित। तो ये अवस्था महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था से संबंधित होती है, क्योंकि 3 से 5 वर्ष तक का बालक जो होता है वो बचपन अवस्था में जी रहा होता है। अब अगली जो अवस्था होती है वो होती है परिश्रम बनाम हीनता। तो जो उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा जो होता है वो परिश्रम बनाम हीनता के अंतर्गत आता है। तो इसका जो अगर हम देखें विकास का क्रम देखें तो इसकी आयु जो होगी वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, क्योंकि 5 वर्ष तक जो होती है, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक हमने कौन सी अवस्था पढ़ी है? तो पहल शक्ति बनाम दोषित या फिर गिल्ट। तो इस प्रकार की जो होती है वो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। और अगली जो हम पढ़ रहे हैं वो परिश्रम बनाम हीनता, तो वो उसका काल क्या है? 6 वर्ष से लगाकर 12 वर्ष तक बच्चा परिश्रम करने लग जाता है। मतलब वो किसी न किसी चीज़ में अपने ऊर्जा जो है वो अर्जित अनुभव जो होता है उसके द्वारा परिश्रम करने लग जाता है। और अगर जब उसे असफलता का सामना करना पड़ता है तो उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था जो कौन सी होती है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था परिश्रम बनाम हीनता की संज्ञा दी गई है। तो ये एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। हमने 4 अवस्थाएं पढ़ ली है साथियों। जो 5वीं अवस्था है वो अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। जो अहम अहम पहचान होती है, मतलब खुद का जो रोल या फिर हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी खुद की जो होती है वो प्रस्तुत करने लग जाता है। जब 12 वर्ष से 18 वर्ष का बच्चा होता है तो वो अहम पहचान बनाने लग जाता है, मतलब स्वयं की कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ। मतलब इस प्रकार के प्रश्न उसके सामने उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो किस अवस्था में आ जाता है? वो किशोरावस्था की अवस्था में आ जाता है। क्योंकि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि हमने पढ़ी किसकी होती है? तो वो होता है परिश्रम बनाम हीनता। और अगली हम पढ़ रहे हैं अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो ये होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष। मतलब किससे संबंधित होती है? तो किशोरावस्था से संबंधित होती है। तो देखिए साथियों, 12 वर्ष से 18 वर्ष का बच्चा जो होता है वो अहम पहचान, मतलब मैंने बताया ना कि मैं कौन हूँ, किस लिए है, और अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न उसके सामने उपस्थित होते रहते हैं। तो उसको अहम पहचान की अनुभूति होने लगती है। ठीक है, तो उसको अगर सुनिश्चित नहीं, भविष्य का रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो उसमें किसकी भूमिका संभ्रांति की स्थिति भी उसमें उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी संभ्रांति। तो ये 5वीं अवस्था है जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि के अंतर्गत होती है। अब जो पढ़ रहे हैं हम 6ठी अवस्था, वो होती है घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव। अलगाव का अनुभव। देखिए 18 वर्ष से जो ऊपर का होता है वो बच्चा नहीं होता है, वो अब वयस्क हो जाता है, वयस्कों की श्रेणी में आने लग जाता है। क्योंकि 18 वर्ष तक तो हमने कौन सी तो वो पढ़ी थी अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। और 6ठी जो अवस्था पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? घनिष्ठता बनाम अलगाव की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि 18 वर्ष से का जो बालक होता है, 18 वर्ष से 35 वर्ष का जो वयस्क होता है वो क्या सोचने लग जाता है? अपनी पहचान बनाने लग जाता है, अपनी घनिष्ठता बढ़ाने लग जाता है, अपने मित्र बनाने लग जाता है। तो इस प्रकार की उसमें घनिष्ठता की विशेषता पाई जाती है। और अगर वो ये सब बनाने में असफल रहता है तो उसमें अलगाव या फिर उसमें किसकी भावना? आइसोलेशन की भावना उत्पन्न हो जाती है। अभी कोरोना में हमने आइसोलेशन का जो पढ़ा है ना, जो जाना है समझा है वर्ड आइसोलेशन, मतलब खुद को अलग कर लेना, तो वो आइसोलेशन कहलाता है। तो वो घनिष्ठता बनाम अलगाव की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि वो नए नए मित्र बनाता है, अपनी पहचान बनाता है, तो उससे उसकी घनिष्ठता उजागर होती है। और अगर वो ये सब करने में असफल रहता है तो उसे अलगाव की भावना महसूस होने लग जाती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये 18 से 35 वर्ष की अवस्था होती है। अगली जो पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ेंगे जननात्मकता बनाम स्थिरता। क्योंकि अगली जो अवस्था होती है वो 35 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। 35 वर्ष से 65 वर्ष तक
जो 35 वर्ष से 65 वर्ष की का व्यक्ति होता है वो क्या करने लग जाता है, वो जनन इंद्रियों के द्वारा एक अपने ही समान पुत्र या पुत्री को जन्म देने की सोच रख सकता है। तो उसके हिसाब से वो अवस्था कौन सी हो जाएगी, जननात्मकता। और अगर इन सब में असफल रह जाता है वो, तो वो उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। तो ये जननात्मकता की चिंता उत्पन्न होती है, तो जिसके कारण उसकी क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो ये 35 से 65 वर्ष की अवस्था होती है। और 8वीं जो अगली अवस्था है वो होती है अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या फिर निराशा की स्थिति आ जाती है। तो ये 65 वर्ष की, जो 65 वर्ष की आयु जो होती है, इसके बाद चाहे जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक ये अवस्था चलती रहती है। तो ये 8वीं अवस्था हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। तो अहम संपूर्णता मतलब जो होते हैं उसके सभी अहम, जो उसकी पहचान वगैरह, उसकी जननात्मकता वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति में क्या शेष रह जाता है, तो उसकी अहम की संपूर्णता हो जाती है। वो तृप्त हो जाता है, मतलब सांसारिक जीवन से तृप्त हो जाता है। और अगर वो तृप्त नहीं हो पाता या उसके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ हो रही है, तो वो निराशा के इसमें चले जाता है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब अगर उसकी अहम संपूर्णता नहीं होती है तो वो निराशा की स्थिति में चला जाता है। और ये जीवन की सबसे अंतिम अवस्था मानी गई है। तो ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि ये सबको उपलब्ध हो सके। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, ये हम पढ़ रहे हैं। अगर आप नोट करना चाहो तो भी नोट करते जाइएगा। ये चीज़ें जो मैंने 8 अवस्थाएं बताई है एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की, तो ये अच्छे से समझाया है मैंने। और एरिक एरिक्सन की पुस्तक की बात करें तो इनकी कौन सी पुस्तक है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो 1963 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1963 में इनकी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी प्रकाशन में आई और इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया एरिक एरिक्सन ने। तो ये था आज का हमारा 16वां प्रश्न। तो अब हम इसके उत्तर को तो भूल ही गए। देखिए साथियों, 16वें प्रश्न में दिया गया है मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है स्वायत्तता बनाम शर्म, ठीक है। तो स्वायत्तता बनाम शर्म ये बचपन में होता है या नहीं होता है। बच्चा स्वायत्त होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, तो ये 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है, बिल्कुल होती है। और विश्वास बनाम अविश्वास, तो हमने पढ़ा है विश्वास बनाम अविश्वास की भावना कब होती है बच्चे में, जब वो पैदा होता है शिशु और उसके 1.5 वर्ष तक या फिर 18 माह तक विश्वास बनाम अविश्वास की भावना रहती है उसमें। और अंतरंगता बनाम अलगाव, देखिए हमने चर्चा की अभी कि घनिष्ठता बढ़ाने लगता है वो, और अगर वो बढ़ाने में असफल रहता है तो उसके अंदर अलगाव की भावना आ जाती है। तो ये जो होती है, ये कब से अवस्था होती है, 18 से 35 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसमें ये सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि 18 से 35 वर्ष की अवस्था जो होती है ये बचपन अवस्था के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें लिया गया है प्रश्न में कि कौन सी अवस्था जो होती है वो बचपन से संबंधित नहीं है। तो स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास और पहल बनाम अपराध बोध, ये सभी अवस्थाएं जो है ये किससे संबंधित है, बचपना अवस्था से। या फिर हम कह सकते हैं कि 0 वर्ष से बचपन अवस्था जो होती है, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था, तब तक ये तीनों अवस्थाएं संबंधित होती है। जबकि अंतरंगता बनाम अलगाव, ये भावना 18 से 35 वर्ष तक के वयस्क हो जाता है बच्चा, या फिर वो वयस्क हो जाता है, या फिर व्यक्ति की श्रेणी में आने लग जाता है, तब से वो ये इस श्रेणी में आता है। तो ये इसमें नहीं होगा, अंतरंगता बनाम अलगाव की भावना उसमें नहीं होगी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है, अंतरंगता बनाम अलगाव। अब 17वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। अब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति कब सीखता है या फिर कब मूर्त विचार उसके लेते हैं। तो देखिए, सर्वव्यापकता होगा, प्रकृति होगा, पोषण होगा या नियतिवाद होगा। तो देखिए, मूर्त रूप कब ले रहे होते हैं, देखिए अदृश्य से दृश्य विचार कब ले रहे होते हैं, जब वो अनुभव के माध्यम से सीखता है। तो वो क्या करता है, तो वो उस चीज़ का पोषण करता है, तब वो उसके विचार मूर्त रूप लेते हैं, मतलब अमूर्त से मूर्त की ओर। तो वो मूर्त विचार जो करता है वो पोषण के माध्यम से करता है। तो ये न्यूट्रिशन का उसमें भाव पाया जाता है, तो वो अनुभव के माध्यम से अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, ये 18वां प्रश्न था, 17वां प्रश्न था। अब 18वां प्रश्न आपके सामने है, बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। कौन सी अवस्था, कौन सा यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है कि किस अवस्था में जो है बच्चे का विकास धीमा हो जाता है।
अब आयु सीमा में धीमा हो जाता है, मतलब जो उसकी आयु सीमा जो होती है वो किस आयु सीमा में धीमा हो जाता है बच्चे का विकास, विकास अलग होती है और वृद्धि अलग होती है। तो साथियों इसमें 5 से 6 वर्ष दिया गया है। इस समय में बच्चे का विकास जो होता है वो सबसे धीमी गति से होता है। इसके बाद बच्चा बाल्यावस्था में तेज गति से बढ़ता है या फिर उसका विकास तेज गति से होता है। परंतु अधिकांश विकास जो होता है वो कब हो जाता है, उसके बचपना अवस्था में हो जाता है। 5-6 वर्ष से उम्र से पहले हो जाता है। और 5 और 6 वर्ष की उम्र में अगर बच्चा होता है तो उसका विकास धीमा हो जाता है और परंतु उसके बाद निरंतर बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 5 और 6 वर्ष के मध्य जो है उसके विकास शारीरिक उसका आयु सीमा में जो विकास होता है वो धीमा हो जाता है उसका शारीरिक विकास। अब 19वां प्रश्न है कि शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। क्या वैचारिक चिंतन के लिए शब्दों की भाषा आवश्यक नहीं है? क्या अवधारणात्मक चिंतन के लिए, क्या कल्पनाशील चिंतन के लिए या फिर साहचर्य चिंतन के लिए? देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझना होगा हमें। शब्दों की भाषा मतलब हमारी जो वाणी होती है वो किस विचार में आवश्यक नहीं है या फिर किस चिंतन में आवश्यक नहीं है। क्या हम वैचारिक चिंतन करेंगे तब तो हमारे लिए भाषा आवश्यक होगी, बिल्कुल होगी। और अवधारणात्मक चिंतन अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी भाषा, शब्दों की भाषा जो होगी ये इम्पोर्टेंट होगी। और कल्पना शक्ति अगर कम कर रहे हैं तो कल्पना मतलब स्वप्न या फिर हम कोई सपने देखना, कल्पना करना किसी चीज़ की, तो उस चीज़ में भाषा की आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? कल्पना शक्ति की स्थित चिंतन जो करते हैं, कल्पनाशील जो चिंतन होता है उसमें शब्दों की भाषा की आवश्यकता, देखिए शब्दों की भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सिंपल सा प्रश्न था आपके सामने। अब अगला प्रश्न है कि पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व को कारण बताया है। किसके महत्व को? पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने के वाले जैविक कारकों को महत्व दिया। पियाजे ने किसको महत्व दिया? जैविक कारकों को। जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व को कारण बताया। किसके महत्व को? चिंतन प्रक्रिया या फिर सामाजिक संपर्क या फिर भौतिक कारक या फिर पर्यावरणीय कारक। तो देखिए साथियों मैंने बताया आपको जहाँ पर भी वाइगोत्स्की आ जाए वहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण होता है। तो सामाजिक संपर्क जो होगा ये वाइगोत्स्की के लिए इम्पोर्टेंट, उनके सिद्धांत से के हिसाब से हम देखते हैं तो उन्होंने सामाजिक विकास पर अधिक बल दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बच्चे का विकास महत्वपूर्ण माना है। तो हम यहाँ पर जान सकते हैं कि पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? तो जैविक कारकों को महत्वपूर्ण माना है। परंतु वाइगोत्स्की की बात होती है तो वो किसके? सामाजिक संपर्क में बच्चे के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह कौन सा है? हमें बताना है। यहाँ पर व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है, नींद की कमी, तनाव या फिर संज्ञानात्मक क्षमता। तो हमें सबसे पहले अर्थ समझना हो गया वंचित पृष्ठभूमि क्या होती है। वंचित पृष्ठभूमि से वे छात्र छात्राएं आते हैं जिनको मतलब वो सब सुविधाएं नहीं मिल पाती जो एक सामान्य बच्चे को मिलनी चाहिए। तो ये हम समझ सकते हैं किसी भी गरीब परिवार का बच्चा, एससी परिवार का या फिर एसटी परिवार से जो बच्चे आते हैं वो वंचित समूह के बच्चे कहलाते हैं। तो इन बच्चों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है इनको, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे व्यक्तियों की तुलना में व्यक्तिगत आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं हो पाती। इन कारण उनको किसका सामना करना पड़ता है? उनको अधिगम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये व्यक्तिगत आवश्यकताएं, नींद की कमी, ऐसा ये तो सबके लिए ज़रूरी है। नींद, तनाव ऐसा नहीं है कि केवल वंचित समूह के छात्रों में आता है, वो भी सभी में आता है। और संज्ञानात्मक क्षमता, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि संज्ञानात्मक क्षमता केवल वंचित समूह के बच्चों की कमज़ोर होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती है, जो उनकी इंडिविजुअल नीड्स जो होती है वो उनकी वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों में समस्या का सामना करने के लिए सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर? व्यक्तिगत आवश्यकताएं। 22वां प्रश्न है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण है। देखिए MBTI दिया गया है। MBTI का फुल फॉर्म अगर हम जाने तो होगा मायर्स बिग्स टाइप्स इंडिकेटर। क्या होगा MBTI का फुल फॉर्म? तो मायर्स बिग्स टाइप्स इंडिकेटर। तो इस प्रकार से होता है और ये व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। तो इनके अनुसार
इनका दृष्टिकोण क्या है, तो इनका दृष्टिकोण स्ट्रक्चर्ड होगा, संरचित होगा। तो मैंने MBTI का जो इन्होंने व्यक्तित्व मूल्यांकन का सिद्धांत दिया है, मायर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मायर्स बिग्स टाइप्स इंडिकेटर, ये MBTI का फुल फॉर्म है और ये व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए संरचित दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निर्माणवाद का सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निर्माणवाद का सिद्धांत जो होता है, जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी जो है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एरिक्सन, बांडुरा, वाइगोत्स्की या फिर कोहलर। तो निर्माणवाद जो ऐसा मानता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। निर्माणवाद क्या मानता है? निर्माणवाद की थ्योरी ये मानती है कि जो व्यक्ति होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा करते हैं? अपने अनुभव के द्वारा, या फिर जो वो चीज़ें देखते हैं उनके द्वारा अपने अनुभव बनाते हैं और दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं। तो ये निर्माणवाद का मानना है। और निर्माणवाद की थ्योरी जो प्रतिपादित की थी वो थी वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो देखेगा, समाज से ग्रहण करेगा, वही उसके हिसाब से कार्य करेगा। तो वो निर्माणवाद की थ्योरी जो थी वो वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब 24वां प्रश्न आपके सामने है कि जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न हमें आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया आपके अनुकूलन, दूसरा है प्रतिकृतियन, या फिर तीसरा दिया है आत्मसात्करण और चौथा है पुनरुत्पादन। तो जब हम नए विचार आते हैं हमारे सामने और हमारे पास जो मौजूदा विचार है उनको नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है। जब हम कुछ नए विचार सीखते हैं और ये हमारे मौजूदा विचार हैं, इनमें हम इनको ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आत्मसात्करण। और जब नए विचारों के अनुसार हम खुद को ढाल लेते हैं तो वो कहलाता है अनुकूलन। देखिएगा, शब्दों का फेर समझिएगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा कि अनुकूलन जब क्या होता है और आत्मसात्करण क्या होता है। तो हमारे सामने जब नए विचार होते हैं और जो नए विचार होते हैं वो अपने अनुसार शामिल कर लेते हैं, हम मौजूदा विचारों में शामिल कर लेते हैं किसी भी नए विचार को। जैसे कि आपके सामने ये नए विचार हैं और ये आपका मौजूदा विचार है, तो आप इनको अपने अंदर शामिल कर रहे हो, मौजूदा विचारों में शामिल कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? ये आत्मसात्करण कहलाता है। परंतु आपके मौजूदा विचार अगर हाँ आप नए विचारों के अनुसार ढाल रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? संतुलन। तो ये चीज़ें, ये डेफिनेशन समझ लीजिएगा आप कि अनुकूलन मतलब आपके जो पुराने पारंपरिक विचार हैं उनको आप किसके अनुसार ढाल रहे हो? नए विचारों के अनुसार। और जो नए विचार हैं इनको अगर आप पुराने या फिर पारंपरिक विचारों के साथ ढाल रहे हो या फिर उनके साथ सम्मिलन कर रहे हो तो वो आत्मसात्करण कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर होगा आत्मसात्करण। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल कर लेते हैं तो वो आत्मसात्करण कहलाता है। 25वां प्रश्न है, ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का उदाहरण है? देखिए, अवधान या फिर हम अटेंशन बोल सकते हैं जिसको, तो जो हमारा ध्यान होता है, हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं उस समय हमारा ध्यान किस पर होता है? रोड पे या फिर हमारी कार पर ध्यान होता है। परंतु अगर हम फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारे ध्यान को डाइवर्ट करेगा, डिवाइडेड करेगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? विभक्त अवधान के। क्योंकि ड्राइविंग कर रहे हैं, एक तो अवधान इस तरफ है और फिर हमारे फ़ोन आ गया तो दूसरा अवधान जो है वो डिवाइडेड कर रहा है, उसको विभक्त कर रहा है। तो ये विभक्त अवधान के अंतर्गत आता, शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीखने की अक्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना या गणित में महत्वपूर्ण रिक्त स्थान होती है। क्या होती है? उसको समझ होती है, जानकारी होती है, समस्याएं होती है या फिर कठिनाई होती है। तो देखिए साथियों, समस्याएं और कठिनाइयाँ दोनों अलग अलग होती है। देखिए, समस्यात्मक बालक अलग होता है और जो लर्निंग डिसेबल्ड होता है वो अलग होता है। तो हमें यहाँ पर बड़े ध्यान से उत्तर लगाना होगा। अगर हम समस्याएं लगाएंगे तो कठिनाइयाँ होगी, और कठिनाइयाँ होगी तो वो समस्या, या हम इन दोनों में कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया इसके, तो साथियों पहला हमारा प्रश्न क्या है? 26वां, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे कि पढ़ने, लिखने, तर्क करने या फिर सुनना या गणित संबंधी अगर हो रही है कुछ समस्या तो उनको क्या कहेंगे? सीखने की अक्षमता उनको प्राप्त हो रही तो उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे हम कठिनाइयाँ। अगर समस्याएं होंगी
तो देखिए किस चीज़ के अंतर्गत समस्यात्मक बालक अलग होते हैं, और उनको जैसे कि पढ़ना लिखना तर्क करना या फिर सुनना गणित में महत्वपूर्ण समस्याएं हो रही है, तो वो क्या होगी, कठिनाइयाँ होगी। ठीक है, तो समस्याएं अलग होती है और कठिनाइयाँ अलग होती है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, लर्निंग डिसेबल्ड, जो हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे क्या होते हैं, जो महत्वपूर्ण समस्याएं, जैसे कि हम बात करें पढ़ना संबंधित जो होती है वो डिसलेक्सिया से होती है, लिखना जो होती है ये डिस्ग्राफिया होती है, और तर्क करना भी एक प्रकार की विकार होता है, और गणित में डिसकैलकुलिया होता है। तो इस प्रकार से जो होता है वो ये लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं उनमें कठिनाई उत्पन्न होते हैं, वो समस्याएं नहीं होती उनके लिए, वो कठिनाई उत्पन्न होती है उनको, जैसे कि तर्क करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, लिखने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो वो कौन सी समस्या से ग्रसित बालक है, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है वो। तो उनको कठिनाइयाँ अनुभव हो रही है, वो बिल्कुल उनके समक्ष समस्याएं नहीं है, समस्याएं तो शिक्षक बनाता है उनके सामने, परंतु उनको इस चीज़ में क्या हो रही है, कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो सीखने की अक्षमता वाला बालक कहलाएगा, या फिर लर्निंग डिसेबल्ड बालक कहलाता है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और साथियों, मैं देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको पूरा देखें, और अपने हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। परंतु आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको डेली जो है पूरा देखें। तो यहाँ पर 27वां प्रश्न देखते हैं हम कि अभिप्रेरणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा की बात की गई है यहाँ पर, अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन के लिए कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं है। तो क्या वो संज्ञानात्मक होगा, क्या मानवतावादी हो गया, व्यवहारवादी होगा, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक होगा। तो देखिए साथियों, जो संज्ञानात्मक, मानवतावादी और सामाजिक सांस्कृतिक जो होगा, ये सब चीज़ें अभिप्रेरणा के लिए कौन सा दृष्टिकोण पर, आंतरिक स्रोत पर निर्भर करता है। परंतु व्यवहारवाद जो है ये बाह्य रूप में प्रस्तुत होता है, क्योंकि व्यवहार हम आंतरिक रूप से नहीं करते हैं, व्यवहार जो होता है वो बाह्य रूप में नजर आता है। हम दुनिया के सामने, समाज के सामने कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये आंतरिक नहीं बाह्य दृष्टिकोण प्रदान करता है अभिप्रेरणा के लिए हमारा। तो 28वां प्रश्न देखते हैं हम, प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। देखिए, कोई बच्चा अगर प्रदर्शन या फिर अधिगम में असफलता या फिर कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसकी प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि गलती करेगा तभी सीखेगा बच्चा। तो उसके लिए यह आम जागरूकता विकसित करने में मदद करता है, यह बच्चों को बुरे अनुभवों के लिए तैयार करता है, यह पुनः परीक्षा में छात्र की मदद करता है, या फिर यह बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है कि जोखिम बड़ा या छोटा लेना उनके अधिगम के पक्ष में महत्वपूर्ण है। तो जोखिम लेना जो होता है वो बच्चों के अधिगम में महत्वपूर्ण होता है। तो ये अगर बच्चे असफलता प्रदर्शन में असफलता हासिल कर रहे हैं, तो उनकी ये अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को जोखिम लेने के लिए मजबूत बनाते हैं। देखिए 29वां प्रश्न देखिए, लोरा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है, यह कथन अभिरुचि परीक्षण में किस विशेषता का सूचक है। यहाँ पर अभिरुचि से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए साथियों, अभिरुचि में क्या दिया गया है कि लोरा जो है वो एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है, तो ये उसके कार्यस्थलीय चिंतन होगा, लिपिकीय चिंतन बोल सकते हैं जिसे, या फिर तर्क शक्ति होगी उसकी, या फिर संगठनात्मक चिंतन होगा, या फिर अंक चिंतन होगा। तो उसकी तर्क शक्ति होगी तभी तो लोरा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है, क्योंकि वो डिजाइन करना जो होता है वो अपने तर्क पर निर्भर करता है। ये डिजाइन का काम जो है ये सृजनात्मकता से संबंधित होता है, तो ये तर्क शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति होती है उसकी लोरा की, जिस कारण वो एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है। तो ये तर्क शक्ति के अंतर्गत आता है। अब आखिरी जो प्रश्न है वो देखते हैं हम कि इनमें से कौन सा जीडीडी के लिए एक कारण हो सकता है। तो जीडीडी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, तो ये एक जो होता है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर हम बोल सकते हैं इसको संज्ञानात्मक विकास का एक पक्ष होता है। कौन सा जीडीडी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, तो ये इसमें से कौन सा कारण हो सकता है, तो उसका होगा बचपन का संक्रमण। तो बचपन का संक्रमण जो है वो जीडीडी के लिए एक कारण है। और जीडीडी क्या है, जीडीडी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है, जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित एक पक्ष होता है हमारा। तो ये थे आज के 30 प्रश्न, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे होंगे। और साथियों, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। केवल हमने प्रश्न चर्चा नहीं की है,
जो इसके अंतर्गत और भी प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं इनकी चर्चा की है और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैंने बताई है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे वीडियो समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रही। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।